हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम आपकी जो वर्बल रीजनिंग है उसका लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है डाटा सफिशिएंसी। ये हमारा वर्बल रीजनिंग बहुत पहले ख़त्म हो चुका होता, लेकिन कुछ फैमिली और पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा क्लासेस लेने का, वीडियोस बनाने का, तो इसके लिए हमारा ये पीछे रह गया। तो चलिए, आज अपनी वर्बल रीजनिंग को ख़त्म कर देंगे। मैं इसके अंदर आपको बताऊंगी कि डाटा सफिशिएंसी क्या होता है, ये किस किस चैप्टर के रूप में आपको क्वेश्चन में पेपर में दिखाई देगा। डाटा सफिशिएंसी किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। और देखिए, जैसे कि आप सबको पता है और जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी क्लास है या वीडियो है हमारी, वो वीक में 3 डेज़ आती है, जो कि है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। और 6 PM हमारी टाइमिंग होती है हमारी क्लासेस के लिए। और टेलीग्राम पे अगर आपको इनकी PDF फाइल्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वहाँ मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF फाइल्स को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि डाटा सफिशिएंसी क्या होता है। तो देखो, डाटा सफिशिएंसी इज टू चेक एंड टेस्ट द गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर इट इज इनफ टू आंसर अ क्वेश्चन और नॉट। देखो, डाटा सफिशिएंसी के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ज़्यादा सोचना नहीं होता है। सिर्फ आपको ये होता है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपकी वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होंगे ना, वो एक स्टेटमेंट हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। बट 90% ऑफ केसेस में आपको 2 ही स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और उन 2 स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको बताना है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या उस क्वेश्चन का आंसर इन 2 स्टेटमेंट की हेल्प से आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। 2 स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद 2 स्टेटमेंट आपको दी जाएंगी। उसको देख के, उन स्टेटमेंट्स को देख के आपको ये बताना है, क्या ये दो स्टेटमेंट्स मेरे आंसर देने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। या तो ये होगा कि सिर्फ एक स्टेटमेंट से मेरा स्टेटमेंट 1 से आंसर आ रहा है, या स्टेटमेंट 2 से आ रहा है, या मेरा बोथ 1 एंड 2 से आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि बोथ 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि मेरे पास जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है उसका आंसर देने के लिए दोनों ही स्टेटमेंट मुझे कम पड़ रहे हैं। या तो एक से ही आंसर आ जाएगा, या दूसरे से आ जाएगा, या दोनों से आ जाएगा, या दोनों से ही आंसर नहीं आएगा। ये हमारा डाटा सफिशिएंसी के अंदर हमसे पूछा जाता है। इसके अंदर सिर्फ यही पूछेंगे कि क्या हम इन स्टेटमेंट्स की हेल्प से आंसर निकालने में सक्षम हैं या नहीं है। Data sufficiency type questions are designed to test the candidate's ability to relate given information to reach a conclusion। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी थिंकिंग पावर को चेक किया जाता है। क्या आप इन 2 स्टेटमेंट्स को रीड करने के बाद क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्या इनकी हेल्प से मेरा आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। आपको इसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। रीड द एंटायर क्वेश्चन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग। क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को कंप्लीट और केयरफुली उसको रीड करना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में क्वेश्चन रीड करते हैं और आंसर उसकी वजह से गलत आंसर वो लगा देते हैं। देन गो थ्रू द ऑप्शंस टू फाइंड द करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर अपने ऑप्शंस को देखो और फिर आंसर को टिक कर दो। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन एंड अवॉइड मेकिंग एनी एजम्पशन। जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के बारे में सोचो, उसके अलावा एक्स्ट्रा थिंकिंग आपको यूज नहीं करनी है कि ये तो ऐसे होता है लेकिन ऐसा यहाँ पर गिवन नहीं। आपको जो गिवन है सिर्फ और सिर्फ उसी के बेसिस पर आपको आंसर देना है। ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स मस्ट बी केयरफुली रीड एंड देन मेक अ कंक्लूजन। पहले स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो, तभी आप अपना कंक्लूजन फाइंड आउट करो। और लास्ट कहता है अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन एंड आंसर द क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया, एज्यूम मत करो कि होता तो इसके अंदर ये है,
लेकिन ये ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ये तो इससे अलग है जो नहीं, उसको नहीं देखना है आपको। जो ऑप्शन में गिवन है, जो स्टेटमेंट्स में गिवन है, उसके बेसिस पर आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो देखिए आगे इसके टाइप्स देखते हैं। देखो तो देखो इसके टाइप्स क्या हैं। ऐसा नहीं है कि दिस चैप्टर इज न्यू फॉर यू, ये नया बिल्कुल भी नहीं है। इसके क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो। इस डाटा सफिशिएंसी के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहला देखो ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के अंदर क्या होता है, आपको दो पर्सन्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो बस इन दिस रिलेशन बिटवीन टू पीपल विल बी आस्क्ड, in this relation between two people will be asked, and you need to find the statements in which data is sufficient to find the relation or the correct answer. कुछ नहीं करना, आपको ये नहीं बताना कि क्या ये इसका दादा, मामा, नाना, चाची, चाचा। आपको सिर्फ ये बताना है, आप स्टेटमेंट देखोगे, उसने आपसे रिलेशन पूछा है, आपको बस ये बताना है कि क्या इन स्टेटमेंट्स की वजह से मेरे ब्लड रिलेशन का आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर निकलता है तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को टिक करोगे, अगर डाटा इनसफिशिएंट है तो उससे रिलेटेड ऑप्शन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। आपने रैंकिंग के क्वेश्चंस किए हैं कि आपको लोगों को रैंक देना है। इस चैप्टर में भी ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर भी वो आपको 2 स्टेटमेंट्स दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो आपको उनको देखकर बस ये बताना है, क्या एक पर्सन गिवन है राहुल और ये स्टेटमेंट्स गिवन है, क्या इस स्टेटमेंट्स के बेस पे हम राहुल की रैंकिंग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। इसको रीड कर लेना, रीड करने में ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। भाई आपने डायरेक्शन का चैप्टर किया है, आपको वो क्वेश्चन देगा कि आपको ये बताना है कि ये राहुल नाम का आदमी है, अमन नाम का आदमी है, ये दोनों एक जगह से ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करते हैं, एक लेफ़्ट जाता है, एक राइट जाता है, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने यहाँ गया, वो वहाँ गया। फिर वो आपको स्टेटमेंट्स दे देगा, क्या इन स्टेटमेंट के बेसिस पर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि कंक्लूजन निकाला जा सकता है या नहीं, येस और नो का आपको आंसर देना है। अगर निकलता है तो कौन कौन से स्टेटमेंट की हेल्प से निकलता है, अगर नहीं निकलता है तो उसके लिए तो देखना ही नहीं, यानी कि जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप जो है ये जो थ्योरी पार्ट है इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यही लिखा हुआ है जो मैं बता रही हूँ, आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, फोर्थ टाइप कहता है कोडिंग डिकोडिंग। आपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस किए थे, इसमें भी आपसे यही पूछेगा कि ये कोड है, उसके लिए ये स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है, क्या इसकी हेल्प से मेरे जो वर्ड गिवन है उसकी कोडिंग की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। फिर आता है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट होता है आपको सर्कल में बिठाना है, आपको स्क्वायर, यहाँ पे देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, आपको सर्कल में लोगों को प्लेस करना होता है, टेबल पर प्लेस करता है, स्क्वायर टेबल पे, रेक्टेंगुलर टेबल पे, एक लाइन में, 2 लाइन में, आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस में इनको प्लेस करना होता है। क्या जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या उसकी हेल्प से मैं सेटिंग करने में कामयाब हो पाती हूँ या नहीं हो पाती हूँ, क्या ये मेरे जो स्टेटमेंट्स गिवन है, जो क्वेश्चन मुझे गिवन है, क्या उसकी हेल्प से मैं सेटिंग कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। आपको किसी को प्लेस नहीं करना है, सिर्फ येस और नो का आंसर आपको देना है, यही आपका डाटा सफिशिएंसी होता है। फ्लोर पजल। फ्लोर पजल क्या होता है, भाई जो ये आपके रैंकिंग वगैरह के होते हैं ना, इस टाइप से होता है कि देयर इज़ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर 5 घर हैं, आपको बताना है ए कहाँ पर रहता है, बी कहाँ पर, सी, ये ऐसे आपको फिर वो स्टेटमेंट दे देगा कि ए लिव्स अबव बी बट नॉट बिलो एनीवन, यानी कि अगर वो किसी के नीचे नहीं रहना है और बी से ऊपर रह रहा है तो यानी कि वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे। इस तरह से आपको वो स्टेटमेंट दे देगा।
सिर्फ उसके अंदर भी आपको क्या करना है, आपको यही देखकर बताना है कि क्या मेरा आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा, ईयर्स और डेट के, मंथ ईयर और डेट के बेस पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और फिर उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, क्या ये स्टेटमेंट्स आंसर देने में हेल्पफुल है या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही पूछेंगे इस चैप्टर के अंदर। आपको सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं निकालना है, आपको स्टेटमेंट्स को रीड करके बस ये बताना है यस यो नो, यस या नो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हम इसको एक आज ही इसकी 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, इसी में इसको ख़त्म कर देंगे क्योंकि ज़्यादा ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है, ये आप कर चुके हो। जितने भी टाइप्स मैंने बताए वो सब आप कर चुके हो, पहले हम कर चुके हैं। तो बस उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है ये बताना है कि ये जो ऑप्शंस गिवन है क्या इनकी हेल्प से आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। देखो तो ये क्या कहता है, इन एन इनिंग्स ऑफ ए T20 इंटरनेशनल मैच 6 बैट्समैन रायना, युवराज, कोहली, धोनी, रहाणे एंड धवन, they have scored different numbers of run. How many batsmen have scored more runs than धोनी। आपको बताना है कि कितने लोगों ने धोनी से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। ठीक है, तो चलो देखो इसके अंदर ये क्या कहता है भाई, हमको बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके धोनी से ज़्यादा रन्स हैं। हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें बस ये पता, अगर हमें इन सभी प्लेयर्स के इन 3 स्टेटमेंट से अगर हमें इन सभी प्लेयर के रन्स मिल सकते हैं तो ये स्टेटमेंट्स हमारे आंसर देने में हेल्पफुल हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। तो देखिए, रहाणे हैज स्कोर्ड 7 रन्स लेस देन युवराज, जो रहाणे है उसके कितने रन्स है, युवराज से 7 कम है। एंड 10 रन्स मोर देन रायना, रहाणे के रायना से 10 रन ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट हो गया। कोहली हैज स्कोर्ड 56 रन्स विच इज़ 8 रन्स लेस देन धोनी, तो कोहली के 56 है, कोहली के धोनी से 8 रन कम है, यानी कि इसके कितने होंगे, 64 हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं रायना हैज स्कोर्ड 34, रायना के 34 है, यहाँ से 34 प्लस 10 यानी कि रहाणे के कितने होंगे, 44 हो जाएंगे रहाणे के। विच इज़ 1 रन लेस देन धवन, अगर रहाणे के 34 है और धवन से 1 रन उसका कम है तो धवन के कितने होंगे, 35 हो जाएंगे। और रहाणे के 44 हैं और जो रहाणे के 44 रन है वो युवराज से 7 रन कम है, तो युवराज के कितने हो जाएंगे, 44 प्लस 7 51। यानी कि देखो इन 3 स्टेटमेंट्स की हेल्प से मुझे धवन के रन्स पता लग गए, कोहली के पता लग गए, धोनी के पता लग गए, युवराज के पता लग गए, रायना के पता लग गए और रहाणे के भी पता लग गए। इसका मतलब कि मेरी ये तीनों स्टेटमेंट्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, लेकिन सबके मुझे रन पता लग गए तो ऑब्वियस सी बात है मैं आंसर दे सकती हूँ कि धोनी से ज़्यादा रन किसने स्कोर किए। मुझे ये नहीं बताना कि धोनी से ज़्यादा रन किसने स्कोर किए, मुझे सिर्फ ये बताना है कि क्या इनकी हेल्प से मैं आंसर दे सकती हूँ। जी हाँ, मैं तीनों स्टेटमेंट्स की हेल्प से आंसर देने में सक्सेसफुल हो रही हूँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 2 3 टुगेदर आर सफिशिएंट, यानी कि मुझे तीनों स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या स्टेटमेंट गिवन है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है, इफ सिटी ए एंड सिटी आर ई इन अ स्ट्रेट लाइन, सिटी ए सिटी ई कैसे भी लिख लो, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है जिसमें ए और ई 2 सिटीज़ है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल इन द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एफ, यानी कि ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो ई और बी एफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसके इक्वल है। देन फाइंड आउट सिटी ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सिटी ई, सिटी ई के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि सिटी ए की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो ए इज टू द नॉर्थ ऑफ एफ, यानी कि एफ अगर मेरा यहाँ पर है
ए मेरा यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ए जो है वो एफ के नॉर्थ में है। विच इज टू द वेस्ट ऑफ सी, एफ विच इज टू द वेस्ट ऑफ सी, यानी कि जो एफ है वो सी के वेस्ट में है। ठीक है, ए इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सी। अब देखो ए और सी का क्या डायरेक्शन आ रहा है, क्या ये नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यानी कि ये मेरा ठीक है। ठीक है, लास्ट कहता है ई इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ एफ, ई जो है वो एफ के नॉर्थ वेस्ट पर है। तो अब जैसे मेरी ये पोजीशन निकल गई चारों की, तो क्या मैं इसकी हेल्प से आंसर दे सकती हूँ कि जो सी टी ए है वो सी टी ई के किस डायरेक्शन में है? मैं बिल्कुल दे सकती हूँ। तो यानी कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तीनों स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेटमेंट 1, 2, 3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर यही बताना है, हमें ये नहीं बताना कि ए और ए की क्या डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ई। हमें सिर्फ ये बताना है क्या मैं आंसर दे सकती हूँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ सर्टेन कोड, तो देखिए इन अ सर्टेन कोड 14 मीन्स स्टॉप विस्परिंग and 68 means it's irritating. What do 8 and 6 mean respectively in that code? हमें बताना है कि 6 और 8 का मीनिंग क्या है। तो मुझे अब मेरे पास दो ऑप्शंस स्टेटमेंट्स गिवन है। 167 मीन्स स्टॉप इरिटेटिंग मी, 4982 मीन्स इट साउंड लाइक विस्परिंग। तो मुझे ये बताना है कि मेरी दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से मैं 8 और 6 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, या मैं एक की हेल्प से कर सकती हूँ, या मैं दूसरे की हेल्प से कर सकती हूँ। अब ध्यान से देखिए, 14 मीन्स स्टॉप विस्परिंग, स्टॉप विस्परिंग, यानी कि दोनों में से 1 का मतलब या तो स्टॉप होगा या विस्परिंग होगा, 4 का मीनिंग या तो स्टॉप होगा या विस्परिंग होगा। 68 कहता है इट्स इरिटेटिंग, यानी कि एक का मीनिंग इट्स होगा, एक का मीनिंग इरिटेटिंग होगा। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, 8 का मीनिंग 6 का मीनिंग इरिटेटिंग हो सकता है और 8 का मीनिंग इरिटेटिंग हो सकता है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट 1 कहता है 167। अब ये चीज़ देखो, 6 और 8 दोनों एक ही स्टेटमेंट में है। अगर मुझे एक का भी पता लग जाएगा तो मैं दूसरे का ऑब्वियस सी बात है मैं फाइंड आउट कर लूँगी, क्योंकि दो ही नंबर हैं और दो ही वो हैं। तो देखो फर्स्ट में मुझे 167 गिवन है, क्या अगर इसके अंदर मुझे 6 की वैल्यू पता लग जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसकी हेल्प से 8 की वैल्यू भी निकल जाएगी। निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। तो देखिए, तो देखो 1 का मीनिंग 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है, स्टॉप विस्परिंग। इन दोनों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, स्टॉप। तो यानी कि स्टॉप स्टैंड्स फॉर 1, विस्परिंग स्टैंड्स फॉर 4। फिर कहता है इरिटेटिंग मी, इरिटेटिंग वर्ड्स यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। अब देखिए नंबर कौन सा है दोनों में जो कॉमन है, यहाँ पर 6 8 है और यहाँ पर 6 है, यानी कि इरिटेटिंग 6 के लिए है। अब इट्स बच गया, यहाँ पर 2 थे, 6 फिनिश, 6 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यानी कि 8 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। स्टॉप इरिटेटिंग का पता लगे, यानी कि मी किसके लिए, 7 के लिए। तो देखो इस फर्स्ट स्टेटमेंट से ही मुझे 8 और 6 दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि देखो ए इसीलिए हुआ आप कि 6 और 8 हमें दोनों का आंसर एक ही ऑप्शन से मिल गया। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टाइप्स बताए थे ना, हर टाइप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये कहता है दैट हाउ इज विवान रिलेटेड टू याचना, याचना से विवान किस तरह से रिलेटेड है, आपको ये इसका आंसर देना है। तो देखो दो स्टेटमेंट्स गिवन है। अब ये आपका ब्लड रिलेशन से हो गया। विवान इज द ओनली सन ऑफ याचनाज मदर इन लॉ, जो याचना की मदर इन लॉ है, विवान उनका इकलौता बेटा है। तो यानी कि विवान और याचना का रिलेशन यहाँ से निकल पाएगा, क्योंकि याचना की जो मदर इन लॉ है वो विवान की मदर है। तो यानी कि याचना एंड विवान क्या है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, ये दोनों का रिलेशन क्या हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ निकल गया। यानी कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज अलोन
स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विवान का याचना के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। आपको एक क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं वो फाइंड आउट करना है। देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास। द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन द क्लास इज 2:5। आपको बॉयज का बता दिया है कि 20 लड़के क्लास के अंदर है, फिर उसने बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिया 2:5 गर्ल्स टू बॉयज, यानी कि बॉयज टोटल अगर 20 हैं और रेशियो में उसकी वैल्यू 5 है तो 5 से उसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी 4, और इससे भी 4, यानी कि 8 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज हैं। तो यानी कि हमारे को इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे स्टेटमेंट 1 की भी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे स्टेटमेंट 2 की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए मुझे स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स मेरे लिए सफिशिएंट है टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके डाटा सफिशिएंसी के अंदर पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कितने टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, कितने चैप्टर्स में डाटा सफिशिएंसी हमारा इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, कंसेप्ट समझ आया होगा। कंसेप्ट के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ कोई क्या ज़रूरत है, कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को रीड करने की आपको ज़रूरत है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आप उसका आंसर आसानी से आंसर दे दोगे कि येस और नो। यही तो बताना है कि सफिशिएंट है या नहीं है, कोई हमें कैलकुलेशन थोड़ी करनी है इसके अंदर। देयर इज़ नो कैलकुलेटिव पार्ट इन डाटा सफिशिएंसी, यू जस्ट हैव टू टेल दैट इट इज़ सफिशिएंट टू आंसर, टू गिव द आंसर और नॉट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंचे और बच्चे इसको देखकर बच्चों को इससे कुछ हेल्प मिले। टेलीग्राम का मैंने बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये टेलीग्राम का एड्रेस यहाँ पर मेंशन्ड है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।